वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ अनकंडीशनल बाय आनंद। हमारे आज के गेस्ट हैं हरिपाल पिलानिया जी, जो कि स्कूल के ऑनर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। पिछले करीब 2 दशकों से वो शिक्षाविद के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू आनंद साहब, थैंक यू। पहला सवाल तो मेरा यही है सर आपसे कि मार्केटिंग से स्कूल कैसे पहुंचे आप? जैसे मैंने कॉलेज पार किया तो मेरे एक दोस्त ने स्कूल शुरू किया था और 21 साढ़े 21 साल का मैं था। मैंने उसके स्कूल में पढ़ाना शुरू किया उसकी हेल्प के लिए, दोस्त की हेल्प के लिए, जैसे स्पोर्ट के लिए। तो 6th और 7th के मैथ्स और साइंस पढ़ाता था मैं जी। और 91 में बिना मार पिटाई के जो एजुकेशन पॉलिसीज बाद में आई हैं, ये रिफॉर्म्स बाद में हुए हैं, मैंने उनको काफ़ी इंगेज किया पढ़ने को लेके, अपने आप होमवर्क करना जैसे उसमें से एक था। और धीरे धीरे वो क्लास से काफ़ी मोटिवेट होके अपने मेरा इंतजार करती थी। एक्चुअली बहुत साल पहले एक अच्छी किताब पढ़ी मैंने, दिवा सोपन, जो टीचिंग को लेके है। दिवा सोपन वो दुनिया की बेहतरीन किताबों में से एक है टीचिंग को लेके। मैं अपनी बढ़ाई नहीं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा उसकी चीज़ें मैंने 1991 में यूज़ की थी। पहले 5 मिनट हम जोक सुनाते थे एक दूसरे को, छोटी मोटी कहानियाँ सुनाता था मैं, सब बच्चों का ध्यान मेरी क्लास में, और फिर लेक्चर चलता था। तो वहाँ से मुझे पढ़ाने को लेकर, एजुकेशन को लेकर, टीचिंग में बहुत मज़ा आया। लेकिन उस वक्त टीचिंग ज़्यादा पेइंग प्रोफेशन नहीं था, राइट। और इतना पैसा नहीं था, ना इतनी मैच्योरिटी थी कि अपना स्कूल शुरू कर लें। तो ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ सो कॉल्ड मैं दिल्ली चला गया और 15 साल हमने वहाँ पे काम तो किया। वो ड्रीम जिंदा रहा कि स्कूल खोलना है? हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था, बहुत अच्छे पर्क्स थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन बहुत गहरे में कोई एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी टीचिंग। और एक दिन ऐसे हमने डिसाइड किया कि चलो वापस चलते हैं, और बस ये शुरुआत। अक्सर हम अपनी सोसाइटी में टीचर्स को टैग दे देते हैं। जैसे मैं अपना बचपन याद करूं तो मैंने एक बार अपने मैथ्स के जो हमारे टीचर थे, मैंने उनको एक बार सब्जी लेते हुए देख लिया, तो मुझे इतना आघात लगा अंदर से। मुझे लगा ये मतलब ये तो पैदा इसलिए हुए हैं कि मैथ पढ़ा सकें, ये सब्जी कैसे ले सकते हैं? तो आपने उस टैग को कैसे ब्रेक किया जब आप मार्केटिंग से दोबारा स्कूलिंग में आए और आपने स्कूल अपना बिल्ड किया? टीचिंग एक्चुअली मेरे लिए दूसरा पैशन था, सही बताऊं तो। पहला पूछोगे? जी बेशक, वही पूछने वाला था मैं। पहला पैशन था मेरा एक्टिंग, मैं हीरो बनना चाहता था। अच्छा, ये तो बिल्कुल नई बात है। और एक्चुअली एक्टिंग के लिए एक चीज होती है कि टैलेंट, एक होती है फैंटेसी जी। तो मैं रियलाइज करता हूँ वो एक्टिंग का टैलेंट नहीं था मेरे पास, बस फैंटेसी थी। जैसे आजकल ये जो न्यू जनरेशन है, 12th के बच्चों से पूछो क्या करना चाहते हो, तो फैंटेसी में जी रहे हैं जी। एक कॉम्पिटेंसी होती है कि बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है, और एक फैंटेसी होती है, राइट। तो ज्यादा पैसा, ज्यादा ग्लैमर, सेलिब्रिटी स्टेटस, उस कारण से बहुत सारे बच्चे अपने करियर को चूज करने में बहुत गलती बहुत बार कर जाते हैं। तो सेकंड था मेरा, जो था फैंटेसी के बाद जो था वो टीचिंग था। और फिर 15 साल के बाद भी रियलाइज कि चलो दोबारा से अपना कुछ मन से का काम करते हैं। अब आप मन से का काम कर रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आज के टाइम पे सबसे बड़ी फाइट क्या है? सोशल मीडिया मुझे लगता है सबसे बड़ी फाइट है आज के टाइम में, चैलेंज है एक्चुअली, फाइट भी क्या कहें जी। कुछ डिक्लाइंस हम महसूस करते हैं, वो पेरेंट कम्युनिटी में भी है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत असर उसका, और टीचर कम्युनिटी में भी है। और डिक्लाइंस का मैं वर्ड यूज करता हूँ तो बच्चों को क्वालिटी टाइम देने के बजाय काफ़ी पेरेंट्स अपना काफ़ी टाइम रील्स देखने में, सोशल मीडिया के उन प्लेटफॉर्म्स पे खर्च करते हैं, जो बच्चों का एक्चुअल टाइम होना चाहिए। और उनकी देखा देखी काफ़ी सारे बच्चे भी उस तरफ चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल देते हैं उनके हाथ में, सो फॉर। और यदि यही चीज़ पेरेंट्स खुद सेल्फ स्टडी या कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें या कुछ और प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना टाइम बिताएं बच्चों के साथ, तो हम एक बेहतर जनरेशन तैयार कर पाएंगे फ्यूचर के लिए। कभी फेल हुए आप? मैं नहीं हुआ, सही पूछा तो। एक बार सिर्फ कंपार्टमेंट आया था मेरा फर्स्ट ईयर में, सिर्फ एक बार जी। स्कूल में फेल होने के क्या मायने हैं और कैसे, जो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनसे
कैसे बिहेव करना चाहिए, उनसे उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? आनंद साहब, फेल होना एक एंड प्रोडक्ट है। सवाल ये नहीं है कि वो बच्चा फेल हुआ है, सवाल उस फेल होने से पहले का एक लंबा प्रोसेस है। नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 8वीं क्लास तक तो वैसे कोई बच्चा फेल होता ही नहीं मेरे पूरे देश में, ठीक है। लेकिन 8वीं के बाद 9th में आते ही बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों को फेल नहीं करने का। उनकी सेल्फ स्टीम मेंटेन रहे, वो अच्छा फील करें। फेल करने का एक टैग उनको दे देना है कि वो काम का नहीं है, यूजलेस है, निकम्मा है। एग्जैक्टली सही चीज थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने, मैं टीचर्स कम्युनिटी कहने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं, उन्होंने ये समझ लिया कि पढ़ाना भी नहीं है। हाँ, ये था कि फेल नहीं करना है, लेकिन पढ़ाना भी नहीं। उसकी जो रेगुलर उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पढ़ाई है, उसकी एज अप्रोप्रिएट जो उसकी लर्निंग लेवल्स हैं, उन पे लगातार काम होना चाहिए था। फेल करने से मना किया गया था। जो बच्चा आज है अगले दिन उससे थोड़ा सा वो बेहतर करे, थोड़ा सा अच्छा फील करे, थोड़ी सी और मेहनत करे। पर्पज इसका ये था फेल ना करने का। लेकिन जो आपका जो सवाल था कि फेल होने का क्या मतलब, मायने क्या है? मायने क्या है? गिरते हैं सहे सवार ही मैदाने जंग में, वो शख्स क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। तो फेल होने का एक फैमिली कैसे रिएक्ट करती है, उस पे बड़ा असर है, टीचर पे भी बड़ा असर है। टीचर का भी बड़ा इम्पैक्ट है उस चीज पे कि बच्चा फेल होता है, इट्स फाइन। वो क्या बोलते हैं, कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल के बाद आएगा, इट्स फाइन। यदि हम इसको थोड़ा सा ईज से लें, बच्चे को कंफर्ट करें, तो डेफिनेटली बच्चा अगली बार कोशिश करेगा और ज्यादा अच्छा करेगा। डू यू थिंक जो हमारी एजुकेशन है, इट इज लेस प्रोडक्टिव? हाँ, यस, इट इज ट्रू, अनफॉर्चुनेटली। डू वी नीड टू अपडेट आवर एजुकेशन? ऑफ कोर्स, यस, वी नीड टू। हाउ? इसमें तो काफी सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। डे 1 से शुरू होता है एक्चुअली। जब छोटा सा बच्चा होता है, उसके सारे काम पेरेंट्स भाग भाग के करते हैं हेल्प के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल, होमवर्क है, होमवर्क करने के लिए मैं ये पूछता हूँ पेरेंट्स से कि कॉम्पिटेंसी इशू है या हैबिट इशू है, कर नहीं पा रहा बच्चा अपने आप, या उसकी आदत नहीं बनी है। तो ज्यादातर का ये जवाब होता है कि कॉम्पिटेंसी इशू नहीं है, करता नहीं बैठ के। तो इसका मतलब हमें हैबिट पे काम करने की जरूरत है। बच्चे को अपने हिस्से का स्ट्रगल अपने आप करने देना एक सबसे बड़ी लाइफ स्किल उसको देने जैसा है। उससे बच्चे में डिसीजन मेकिंग आती है। अपने स्ट्रगल से जब वो चीज अचीव करता है, उसको खुशी मिलती है, वो अच्छा महसूस करता है। जब वो अच्छा महसूस करता है तो वो थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स करता है। ज्यादा एफर्ट्स का आउटकम आता है, वो और अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, नॉलेज गेन करता है, ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और एक साइकिल बन जाता है बच्चे की लाइफ। एक और मेरा आपसे सवाल है सर कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमारे लिए जो हीरोज थे वो एपीजे अब्दुल कलाम थे, महात्मा गांधी थे। जो आजकल की जनरेशन है उनके लिए हीरोज वो बन गए हैं जो कोई भी हल्का नॉनसेंस कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब पे लाखों फॉलोअर्स लेकर आ रहे हैं, लाखों उनके पास सब्सक्राइबर्स हैं, एंड सडनली दे बिकम हीरो ओवरनाइट। हाउ टू फाइट विद दिस? इसमें सबसे बड़ा काम मुझे लगता है सोशल मीडिया ने किया है। सोशल मीडिया में भी मैं प्रिंट मीडिया का नाम, न्यूज़पेपर का वो रोल सबसे ऊपर है। मुझे याद है विराट कोहली की और अनुष्का शर्मा की सगाई का एक बड़ी न्यूज आई थी भास्कर में जी, और उसमें यह था कि अनुष्का शर्मा की वर्थ 122 करोड़ समथिंग थी और विराट कोहली की वर्थ 242 करोड़ समथिंग थी। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि दो सेलिब्रिटीज हैं, दो अपने अपने फील्ड के अच्छे माहिर हैं, वो शादी कर रहे हैं, तो उनके कितने पैसे की उनकी वर्थ है, इसका देने का कहाँ से क्या लॉजिक था? क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमने हर चीज को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया है, पैसे से तोल लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है, जहाँ पे बहुत पैसा है, वो किसी भी तरीके से है, वो हीरो बन गए हमारे, उसके कारण से वो हीरो बन गए। अभी मूवीज में जिसमें थोड़ा सा वल्गर लैंग्वेज है, न्यूड सीन है, शराब है, सिगरेट है और गालियां हैं, तो मसालेदार मूवी है और वो हिट हो जाती है। और बहुत अच्छे कंटेंट की मूवीज जो हैं वो नहीं अच्छा कर पाती। ये हमारा न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल है, यस, आज ये नया न्यू नॉर्मल आ गया। एक बार मैं दोबारा स्कूल पे आऊंगा। क्या आपको भी मेरी तरह लगता है कि बच्चों का बहुत सारा टाइम स्कूल में खत्म हो जाता है? हाँ,
कह सकते हैं आप। क्या स्कूलिंग कुछ कम नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी, मतलब नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, एग्जैक्टली। नहीं, नंबर ऑफ आवर्स तो इससे कम करेंगे तो और उनकी कैरियर बनाना है, उनके सिलेबस है, उनकी सो एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, बहुत कुछ। अगर हम देखें कि स्कूल में अगर अच्छा, बच्चा, इसमें भी किस एज के लिए, यदि आप मैं 10th तक की बात कर रहा हूँ, 10 तक की बात है तो ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स इससे कम करने नहीं चाहिए। नहीं करने चाहिए। नंबर ऑफ डेज बहुत कम है हमारे देश में, अनफॉर्चुनेटली, खासतौर से हरियाणा में। आपके माध्यम से मैं जो नंबर ऑफ डेज है उसके लिए मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वाल्मीकि जयंती है या कोई भी इस किस्म के जो सेलिब्रेशंस हैं उसमें छुट्टी करने के बजाय स्कूल को वर्किंग करना चाहिए और कंपलसरी 2 घंटे के लिए कम से कम उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटीज हो, भाषण प्रतियोगिता हो, वाद विवाद हो। जिस इंसान के बारे में जिसको हम इतनी इज्जत दे रहे हैं उसके नाम से छुट्टी कर रहे हैं, यदि हम वर्किंग उस दिन को हम वर्किंग करें और उसके बारे में ज्यादा बताएं तो बच्चों तक वो बात ज्यादा पहुंचेगी। फिल्में देखते हैं आप? बहुत ज्यादा, बहुत। तो ये जाना चाहिए मैसेज बच्चों तक कि एक एजुकेशनिस्ट, उनके प्रिंसिपल, उनके स्कूल के फाउंडर जो हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ मूवीज। यस, बिल्कुल। हाउ डू यू जस्टिफाई इट? व्हाट इज देयर टू जस्टिफाई इट? आई मीन, जब हम जानते हैं आज के फिल्में जो हैं वो अगर ए सर्टिफिकेशन ना हो तो लगता है वो क्या देखने जाएं उससे। ऐसे टाइम पे अगर एक बच्चे को ये लग रहा है कि इफ माय टीचर इज गोइंग तो मुझे भी जाना चाहिए। महात्मा बुद्ध की कहानी सुनी है? 25 साल तक उनको इस दुनिया से दूर रखा गया, जैसा कि हम सुनते हैं उनके बारे में। मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, ये सारी चीजें उनके आसपास पटकने नहीं दी गई। और जब पहली बार उनका इस चीज से इनकाउंटर हुआ तो उसका इम्पैक्ट उनकी पत्नी जो है उन्होंने सबसे ज्यादा झेला होगा। वो छोड़ के अपना राजपाट और सब कुछ जंगल में चले गए। तो इस जमाने में मैं ऐसा सोचता हूँ कि बच्चों को एकदम से ऐसे छुई मुई वो नहीं बना सकते। मैं अपने बच्चों को रोक लूंगा, आप अपने बच्चों को रोक लेंगे, और बच्चे मूवी देख के आ रहे हैं वो वही उनको बताएंगे भी और एक्सप्रेस भी करेंगे। इम्पैक्ट सिर्फ पेरेंट्स से थोड़ी सीखते हैं बच्चे, टीचर से थोड़ी सीखते हैं। बहुत बड़ा एक उनका जो सीखने का है ग्रुप है, वो अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं। मैं तो क्लासरूम में भी ये बात करता हूँ कि टीचर से 50% ज्यादा बच्चा कभी नहीं सीखता, किसी भी क्लास का बच्चा, नर्सरी से लेके 12th तक। 50% से ज्यादा बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। इसलिए पीयर ग्रुप लर्निंग का कॉन्सेप्ट काफी स्कूल्स में पॉपुलर है, जहाँ पे बच्चा सेंटर है, जहाँ पे बच्चे के बारे में बात होती है कि हाँ हेड ऑफ स्कूल, समटाइम यू फील दैट यू नीड टू मेक सम कॉम्प्रोमाइजेस विद द सिस्टम। सिर्फ मेरी बात कर रहे हैं इंडिविजुअल जी, तो मैं एक एजुकेशनिस्ट की बात कर रहा हूँ। जो भी किसी भी ओहदे पर हैं, एचओडी हैं या फाउंडर हैं या टीचर्स हैं, उनको उनकी बात कर रहा हूँ मैं कि कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए परंतु करना पड़ेगा क्योंकि जरूरत है, बट अगर मैं एथिकली करूँ सोचूं तो मुझे शायद नहीं करना चाहिए ये। इसमें बहुत ही अपना अपना परसेप्शन है एक्चुअली बहुत सी चीजों को लेके। जैसे ये बहुत सब्जेक्टिव भी है कंप्रोमाइज जैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सब ने एक सेट नॉर्म सिलेबस फिक्स किया हुआ है, सेट किया है हर क्लास के लिए, राइट। कुछ स्कूल्स उसको फॉलो करते हैं और मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं, बहुत थोड़े से मुट्ठी भर स्कूल हैं जो उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं और बहुत सारे स्कूल्स इस चीज को वायलेट करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो इसको भी कॉम्प्रोमाइज की कैटेगरी में रख सकते हैं। बेशक। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रेड में बच्चे को टेबल सिखाने की कोई सेंस नहीं, किसी बोर्ड ने, किसी एफिलिएटेड उसने यूनिट को, काउंसिल को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए शायद स्कूल से काम कर रहे हैं। तो ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज ही है। मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए गया, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करूंगा कि ही मस्ट बी 3, कम से कम मैंने 20 प्ले स्कूल्स को विजिट किया। वाह। और मैंने उन्हें कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ाएं नहीं, और उन्होंने मुझे हर तरीके से कन्विंस किया कि हम इसको गिनती सिखा देंगे 100 तक, हम इसे सब। मैंने उन्हें हर एक मैंने ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि वे पढ़ाएं, परंतु मैं अपना मैसेज ही कन्वे नहीं कर पाया। तब मुझे लगा कि ये सिस्टम इतना ज्यादा जड़ों में फैल गया है कि दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी, कि मैं चाहता ही नहीं कि जब वो स्कूल में जाए तो उसे अंडू ना करना पड़े। एक्चुअली इसमें एक बात ये है, मुझे लगता है कि काफी सारे टीचर्स बाय चॉइस टीचर नहीं है, एक्सीडेंटल टीचर हैं। जो बाय चॉइस टीचर है वो सिर्फ एक टीचिंग को प्रोफेशन के बियॉन्ड देखता है,
वो इतना ओपन है लर्निंग के लिए कि किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, क्या चीज उनके लिए लॉन्ग टर्म में उनकी लाइफ को अफेक्ट करने वाली है, उनका एक लंबा जीवन कैसे वो जीने वाले हैं, ये टीचर का पहला प्राइम मोटो होना चाहिए। राइट। दैट इज नॉट लिमिटेड टू द सिलेबस कि इतना सा सिलेबस है या एक यहाँ तक ही बच्चा सीखेगा देखेगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका क्या सॉल्यूशन है? जो एक्सीडेंटल टीचर बन गए हैं या जो सोसाइटी में हर रोज बन रहे हैं, ये हमारे वो जोक्स कई बार क्रैक होते हैं कि कुछ नहीं कर रही है बहू तो चलो टीचर ही बन जाए। हमारे देश में एजुकेशन का जो बजट है वो बहुत मामूली है, 3.72 समथिंग है टोटल बजट का। राइट। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो एक बहुत अच्छे लेवल पे ऑलरेडी हैं, जड़ से चोटी तक, लास्ट इंसान तक उनका एजुकेशन सिस्टम और एज ए सोसाइटी बहुत शानदार है, अच्छी है। वहां भी ये बजट 8-9% है जी। तो यदि आप बहुत जड़ में जाके इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो ये है कि कम से कम भी 25% बजट जो है वो एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए सरकार को। इतना ही नहीं, ये 20 साल का एक लॉन्ग टर्म प्लान है। 20 साल के बाद जब ये बच्चे निकलेंगे तो हम एक अच्छे समाज की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। तो हमारे ये किताबी बातें ही हैं अभी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली यस। What do you feel? What is the ultimate purpose of education? School education especially. It is way of life actually. अभी हम इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे तो मैं फिर सवाल आपसे पूछता हूँ ये वाला कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम बचपन में किसी बच्चे को पढ़ाते हैं 2+2 4 वो उसे याद रहता है, लेकिन रेड लाइट जंप नहीं करनी है वो क्यों भूल जाता है? नहीं, बच्चा भूलता नहीं है एक्चुअली, बच्चे को वो भी याद है। बच्चे ने 2+2 का जो कैलकुलेशन है, सब्जी लेते हुए, दूध लेते हुए, सामान लेते हुए मम्मी पापा के साथ दी है, वो एक्चुअली उसी रेशो में लगातार काम करती है। और रेड लाइट पार करने की बात है तो जब पेरेंट्स उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं एज ए रोल मॉडल्स, वही बच्चे रेड लाइट पार करते हैं। एक बात, जिस सोसाइटी में ऐसे ज्यादा लोग हैं जो रूल्स वायलेट करते हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉर एग्जांपल, उस सोसाइटी में ऐसे बच्चे ज्यादा तैयार हो रहे हैं। ऐसी बहुत सी सोसाइटीज हैं। रिसेंटली हम एक छोटे से देश में पीछे घूम के आए हैं जी। सरप्राइजिंगली रेड लाइट जंप करना तो बहुत दूर की बात है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है। एक लंबी लाइन, कम से कम भी 600 मीटर लंबी लाइन लग गई और उस तरफ की खाली सड़क थी रेड लाइट पे, एक व्हीकल भी उस तरफ नहीं गया। तो उन गाड़ियों में जो छोटे बच्चे बैठे हैं, जिनको स्कूल में बताया जाता है कि लाइन को फॉलो करना है या रेड लाइट पे खड़े होना है, वो वही देख रहे। तो क्योंकि कंट्राडिक्शन है, जो बच्चे सीख रहे हैं उनकी रियल लाइफ के साथ वो रिलेट उतना एज इट इज नहीं कर पाते हैं, ये रीजन है। मेरा सवाल वो बीच में रह गया कि आपके हिसाब से, आपकी नजर में व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एजुकेशन? बहुत वाइड है एक्चुअली। दिस इज वे ऑफ लाइफ, जीना सिखाती है। एजुकेशन का मतलब स्कूलिंग की जहां तक सिर्फ बात करें तो 10वीं या 12वीं तक की डिग्री और सर्टिफिकेट देना एजुकेशन नहीं है। शुरू के नर्सरी से 5वीं क्लास तक मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा काम हो सकता है और हो ही जाना चाहिए, वो है पर्सनैलिटी फॉर्मेशन का, हैबिट फॉर्मेशन का, यदि थोड़ा सा इजी वर्ड में लें तो 5वीं क्लास तक बच्चे की एक पर्सनैलिटी फ्रेम हो जाती है। राइट। उसके बाद उसको मोल्ड करना थोड़ा सा पेनफुल है, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं उस चीज में, हो सकते हैं फिर। बट सबसे इजी है, वो बोलते हैं ना कच्ची मिट्टी होती है बच्चे, वो कैसे कच्ची मिट्टी है? क्ले है, उसको आप कढ़ाई बनाओ, सुराही बनाओ, ग्लास बनाओ, दिया बनाओ, वहां पे मोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे उनका जो दिमागी सतर है उसको मोल्ड किया जाता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। हैबिट फॉर्मेशन का जैसे मैं बात करता हूँ तो बैग, अपना बच्चा अपने आप बैग पैक करता है, वो भी उसकी एक हैबिट है, वो भी उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है। होमवर्क अपने आप करता है, वो भी उसकी एक पर्सनालिटी का पार्ट है। टाइम पे चीजों को करना, फिनिश करना, प्रोक्रास्टिनेशन सबसे बड़ी समस्या है आज के बड़े लोगों में, जैसे खासतौर से मैं देखता हूँ। वो कहाँ से आई? ये सारी हैबिट फॉर्मेशन 5वीं क्लास तक ही होती है। नई चीज सीखने के लिए बच्चे का उत्साह, राइट, वो भी वहां तक ही बनता है। वो बच्चा एक दिन बड़ा होगा तो ग्रेड 5 के बाद जो पर्सनालिटी बन चुकी है उसका एक्सपेंशन है, एक्चुअल फ्रेमिंग 5वीं क्लास तक हो चुकी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग इस चीज को मानते हैं और एक्सेप्ट करने को तैयार हैं।
कहीं हमने ये तो नहीं मान लिया है कि पढ़ाई मतलब कमाई, हाँ है, बिल्कुल ही मान लिया है ना, कि एजुकेशन और अर्निंग। हाँ, इसमें मैं एक चीज को एलोबरेट करना चाहूंगा थोड़ा सा। एक है आईक्यू लेवल, आईक्यू चीज जिस पे आजकल काफी बात हो रही है जी। और आईक्यू से ज्यादा ईक्यू की तरफ नई चीज है, पिछले 10-15 साल से एक नई बात है कि ईक्यू। तो आईक्यू से, इंटेलिजेंट क्वेश्चन से इमोशनल क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे चीजें शिफ्ट हो रही हैं। आईक्यू आपको एक नौकरी दे सकती है, एक बार प्लेसमेंट में आईक्यू हेल्पफुल हो सकती है। बेशक। ईक्यू जो है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी देती है। आईक्यू आपको सिर्फ रोजगार तक सीमित है, लेके जाती है। ईक्यू आपके इंटरपर्सनल रिलेशन हैं, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सोसाइटी के साथ, वो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हैं। तो ईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा काम ईक्यू पे होना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पैसा है वो कहीं ना कहीं एज ले लेता है एजुकेशन में? पार्शली मैं एक कहूंगा यस। एक रीजनेबल पैसा है तो रीजनेबल चीजें पेरेंट अफोर्ड कर सकते हैं, वो स्कूल भी उसमें से एक है और रिसोर्सेज भी उसमें से हैं। जरूरत पड़ती है तो उसकी हॉबीज हैं, हॉबी क्लासेस से लेके और कितने सारे उसकी जो लाइफ स्किल्स हैं, स्विमिंग है, कितने सारी चीजें हैं। बट सिर्फ पैसा ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो सबसे बेटर और वेल एजुकेटेड होते वो अमीर लोगों के बच्चे होते, जो हमेशा नहीं है। राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एडमिशन टाइम चल रहा है आजकल और सब पेरेंट्स जो हैं वो एक चीज ढूंढ रहे हैं, वो है अच्छा स्कूल। तो ये अच्छा स्कूल क्या है? अच्छा स्कूल जो पेरेंट्स को पसंद आ जाए वो अच्छा स्कूल। एक पेरेंट जब स्कूल चुनने के लिए जाए तो उसे कम से कम क्या देखना चाहिए कि भाई ये स्कूल तो अच्छा है, इसको मैं अच्छी कैटेगरी में रख सकता हूँ? पहली चीज, कोई भी जो स्कूल है वो करिकुलम को ठीक से फॉलो करता है या नहीं करता है। दूसरी चीज, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने पे स्कूल का क्या प्लान है। जी। जो बच्चा स्कूल बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने की बात करता है, इसका मतलब वो एक अच्छा स्कूल है। एक और चीज जो मैं समझता हूँ पेरेंट्स को जरूर देखनी चाहिए, वो है कुछ स्कूल चाइल्ड सेंट्रिक स्कूल है। बच्चे को क्या चाहिए उस पर सारा फोकस है स्कूल का। को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चा हिस्सा लेता है, उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन है बच्चे का, उसको बराबर मौके मिलते हैं। इसके अलावा टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के पास क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एक सुपर लग्जरी एसी रूम्स हो वो जरूरी नहीं है, बट पर चाइल्ड कितना स्पेस स्कूल में मिलता है और स्कूल की ओवरऑल फिलोसफी क्या है, अप्रोच क्या है, ये चीजें पेरेंट्स को। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो बाकी पेरेंट्स हैं उनका फीडबैक जरूर इसमें काम कर सकता है। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, किसी भी स्कूल में आप जाएंगे तो बोलेंगे होमवर्क करवाना आपका काम है, यानी कि पेरेंट्स का। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बच्चे को होमवर्क कराने के लिए किसी की भी मदद क्यों चाहिए। होमवर्क हमेशा क्लास वर्क का रिपीटिशन है, रिवीजन है, प्रैक्टिस है। कुछ एरर करेगा बच्चा तो कोई बात नहीं, एक बहुत बड़ा साल होता है, थोड़ा सा सिलेबस है, वो एरर के साथ अपने आप सीख जाएगा। तो मेकिंग ए चाइल्ड इंडिपेंडेंट, राइट। और तीसरी चीज इसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ रीडिंग को लेके एक अच्छा कल्चर है किसी स्कूल में, वो स्कूल आपके बच्चे के लिए सबसे बेहतर होगा। अभी हमने सोसाइटी की बात की थी, जैसे मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा वैल्यू एजुकेशन बच्चे को किताबों से मिलती है। बेशक, रीडर्स आर लीडर्स। जैसे आपने शोले मूवी देखी है? जी, कई बार। जब जय और वीरू पिटते हैं तो सारे हॉल में सन्नाटा छा जाता है, और जब वो नाच रहे हैं या पीट रहे हैं या वो जीत रहे हैं तो एकदम से तालियां बजती हैं। और वो, क्योंकि हम अपने आप को हीरो के साथ एसोसिएट करते हैं, हम हीरो के साथ साथ चलते हैं ऑलमोस्ट, राइट। तो ऐसे ही जब बच्चा एक किताब पढ़ता है, कोई स्टोरी बुक है, कोई छोटा नावल है, कुछ भी पढ़ता है, तो वो हीरो को अपना कंपेनियन मानता है, उसके साथ चलता है। वो कहीं टनल में फंस जाते हैं, वहां से निकलने के रास्ते
ढूंढ रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहा है, साथ साथ कहीं जंगल में खो जाते हैं, वहां से सर्वाइवल स्किल सीखता है कि कैसे सर्वाइव करना है। एंड में आमतौर पे मूवी में और बुक्स में भी ये होता है, जो नेगेटिव रोल है उसका क्या असर होता है वो सबके सामने है। तो बच्चा वो मोरल लेसन्स बुक्स पढ़ने के साथ साथ सीखता है कि ऐसी ऐसी चीजें करने का हशर एंड ये होगा, तो इसलिए मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सर, इट वाज वाओ टू टॉक टू यू। और मुझे लगता है कि वो आइडियल स्कूल की जो हमने बातें की हैं, वो 25% तक बजट जाना, और ये सब हो पाएगा एकदम, ऐसा आएगा जब सरकार का और जब टीचर्स जो है वो सिर्फ टीचर्स ही टीचर्स बनेंगे, एक्सीडेंटल टीचर नहीं बनेंगे, बाय चॉइस बनेंगे। तो इट वाज ग्रेट टू टॉक टू यू। थैंक यू सर। प्लीज सब्सक्राइब आनंद का चैनल, अनकंडीशनल बाय आनंद। बाय आनंद।